मेरे बिलियनियर पेरेंट्स आखिरकार मुझे ढूंढते हुए आ गए थे, लेकिन उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका असली बेटा एक स्ट्रीट साइड फॉर्चून टेलर निकलेगा। वे मुझे ब्लैंक होकर देख रहे थे। ज्वांग चिंगचिंग ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्का सा हंसी और उसकी आंखों में साफ कंटेम्प्ट था। लेकिन मैंने बस उसकी तरफ एक नजर डाली और कहा, फॉर्चून रीडिंग बिल्कुल फ्री है। अपनी किस्मत का एक रीडिंग करवाओगी? यह सुनते ही मैडम जुआंग की आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटा, मैं तुम्हारी मां हूं, हमारे साथ घर चलो। मैंने सामने खड़े इन लोगों को ध्यान से देखा और मेरे दिमाग में बस कुछ शब्द उभरे, काली औरा से घिरे हुए, जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है। मैंने धीरे से सांस छोड़ी और सिर हिला दिया। ठीक है। मैंने अपना लुओ पेन, कंपास और येलो टेलिसम पेपर्स समेटे। फिर कहा, लेकिन पहले मुझे अपने घर जाकर सामान पैक करना है। अंदर बहुत गंदा है, आप लोग बाहर वेट करना। मैडम जुआंग फिर भी मेरे साथ अंदर देखने की जिद करने लगी। बाकी लोगों को भी मजबूरन उनके पीछे आना पड़ा। चारों लोग मेरे पीछे उस गंदी संकरी गली में चले आए जहां मैं रहता था। बीच बीच में चूहे भी भागते हुए निकल रहे थे। पीछे से मुझे किसी के उल्टी रोकने जैसी आवाज सुनाई दी। क्या कोई इंसान ऐसी जगह रह भी सकता है? किसी ने घिन से पूछा। मैंने शांति से जवाब दिया, हाँ, मैं यहां 10 साल से भी ज्यादा समय से रह रहा हूं। ज्वांग चिंगचिंग का चेहरा तुरंत बदल गया। मैंने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार हम एक छोटे से टूटे हुए दरवाजे तक पहुंचे। मैंने दरवाजा खोला। अंदर का सेटअप बेहद साधारण था। एक टेबल, एक पुराना इलेक्ट्रिक फैन और लगभग कुछ भी नहीं। मैं कपबोर्ड से अपने कपड़े निकालने लगा। ज्वांग चिंगचिंग ने नाक ढकते हुए कहा, इन फटे पुराने कपड़ों को ले जाने का क्या मतलब है? घर चलो, परिवार तुम्हें नए कपड़े खरीद देगा। मैं कुछ बोलता, उससे पहले अचानक बहुत सारे लोग कमरे में आ गए और ज्वांग फैमिली को चारों तरफ से घेर लिया। तुम लोगों को बीफान का अच्छे से ख्याल रखना होगा। इस बच्चे ने बहुत दुख झेले हैं। तुम लोग इतने अमीर लगते हो, फिर बाईफान को ढूंढने में इतने साल कैसे लगा दिए? सुना है तुम्हारे घर में एक अडॉप्टेड सन भी है। पता नहीं वह बीफान के साथ कैसा व्यवहार करेगा। बचपन से इन्हीं पड़ोसियों और मेरे मास्टर ने मुझे पाला था। आज मैं जा रहा था तो वे खुश भी थे, लेकिन मुझे छोड़ने का दुख भी था। आंट वांग मेरे हाथों में चीजें ठूंसने लगीं। ये कपड़े हम सबने मिलकर तुम्हारे लिए खरीदे हैं। पुराने कपड़े अब मत पहनना। नए घर में जा रहे हो तो नए कपड़े पहनना। कुछ ही देर में मेरे हाथ बड़े छोटे बैग से भर गए। मोहल्ले के अंकल्स और आंटीज ने मेरा सामान कार में रख दिया। मैं अपना छोटा सा येलो बैग सीने से लगाकर बैक सीट में बैठ गया। ज्वांग चिंगचिंग ने उसे देखकर नाक भौं सिकोड़ ली। तुम ये सारे अशुभ सामान घर ले जाने वाले हो? हमारे घर में तुम्हारे इन वियर्ड फॉर्चून टेलिंग सामानों के लिए जगह नहीं है। मैडम ज्वांग ने तुरंत उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। तुम अपने भाई से ऐसे बात करती हो? मैंने उनकी तरफ देखा। तो फिर मैं वापस नहीं जाऊंगा। ज्वांग चिंगचिंग एकदम से रुक गई। उसने शायद उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना सीधा जवाब दूंगा। उसका मुंह खुला, मगर वह कुछ बोल नहीं पाई। तभी उसकी बड़ी बहन जुआंग चिंग्या बोली, चिंगचिंग, अपने भाई से माफी मांगो। ज्वांग चिंगचिंग ने मन मारकर कहा, सॉरी, मेरे पास कभी अडॉप्टिव पेरेंट्स तक नहीं थे। जब ह्यूमन ट्रैफिकर्स मेरा हाथ तोड़कर मुझे डिसेबल्ड बेगर बनाने वाले थे, तब मेरे मास्टर ने उन लोगों को जोर से धक्का दिया था और मुझे उनके हाथों से छीनकर बचाया था। मैंने उस लड़के की तरफ देखा जो लगातार धीमी धीमी सांसें खींच रहा था। क्या यह भी ज्वांग फैमिली का बच्चा है? बस इतना पूछना था कि सबके चेहरे बदल गए। ज्वांग चिंगचिंग तुरंत बोली, तुम अभी अभी घर लौटे हो और आते ही ब्रदर सुनजी को बाहर निकालना चाहते हो? तुम वापस आ गए हो, इसका मतलब यह नहीं कि हम ब्रदर सुनजी को भेज देंगे। ज्वांग चिंग्या ने भी कहा, सुनजी इतने समय से हमारे साथ रहा है, हमारा उसके साथ बॉन्ड है। हम तुम्हें भी फैमिली की तरह मानेंगे और उसे भी। उम्मीद है तुम उसे टारगेट नहीं करोगे। ज्वांग सुनजी ने सिर झुकाया और गिल्ट भरे चेहरे से कहा, सॉरी ब्रदर, मुझे नहीं पता कि उस समय क्या हुआ था। अगर आप मुझे देखना नहीं चाहते तो मैं बाहर जाकर रह सकता हूं। मेरी नजर एक एक करके उन सबके चेहरों पर गई। मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं है। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि क्या यह जुआंग फैमिली का बच्चा है। तब जाकर उन्हें महसूस हुआ कि उनका रिएक्शन जरूरत से ज्यादा था। मैडम जुआंग जल्दी से बात संभालने लगी। सुनजी वही बच्चा है जो उस समय तुम्हारे साथ गलती से बदल गया था। बिफान, अब तुम बड़े भाई हो और सुनजी तुम्हारा छोटा भाई है। मैंने सिर हिला दिया और कुछ नहीं कहा। सुनजी की लगातार भारी सांसें मुझे इरिटेट कर रही थीं, इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली। कार कुछ देर तक उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलती रही और आखिरकार हम ज्वांग मैंशन पहुंच गए। कार से उतरते वक्त किसी ने मेरा सामान उठाने की कोशिश तक नहीं की। वे सब अंदर चले गए।
घर के अंदर पहुंचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे मुझे और मेरा सामान बाहर ही छोड़ आए हैं। मैडम जुआंग जल्दी से वापस आईं। हमारी आंखें मिलीं। मैं उनके पास से निकलकर खुद ही अंदर चला गया। मुझे अकेले अंदर आते देख उनके चेहरे भी थोड़े ऑकवर्ड हो गए। जुआंग चिंगिया ने सर्वेंट्स को डांटते हुए कहा, यंग मास्टर अभी अभी लौटे हैं, किसी ने इनका सामान क्यों नहीं उठाया? फिर उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हारा रूम तैयार कर दिया गया है, फिलहाल तुम्हें फर्स्ट फ्लोर पर ही रहना होगा। मैंने पूछा, बाकी तीनों सेकंड फ्लोर पर रहते हैं? जुआंग चिंगचिंग तुरंत भड़क गई। तुम घर आते ही सेकंड फ्लोर के रूम्स पर नजर रखने लगे? जुआंग सनजी ने उसे तुरंत रोका। चिंग चिंग, ऐसे मत बोलो। ब्रदर, अगर आप चाहें तो मैं अपना सेकंड फ्लोर वाला रूम आपको दे दूं? मैंने सपाट आवाज में कहा, जरूरत नहीं है। मैं ऐसी जगह नहीं रहना चाहता जहां तुम रह चुके हो। इससे मेरी स्पिरिचुअल ऑरा प्रभावित होगी। इतना कहकर मैं उनके एक्सप्रेशंस देखे बिना अपने रूम में चला गया। रात को एक मेड मुझे डिनर के लिए बुलाने आई। तब तक बाकी सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। जिस औरत ने मुझे और संजी को बदल दिया था वह यही मेरी मां थी। अगर मास्टर मुझे न बचाते तो शायद मैं बहुत पहले मर चुका होता। इन बातों को याद करके मेरे लिए संजी को देखकर मुस्कुराना नामुमकिन था। संजी ऑकवर्ड होकर अपने बोल की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। जुआंग चिंगिया ने मुझे देखा। बीफान, सुंजी तुम्हें बुला रहा है। मैंने सुना, बस जवाब देने का मन नहीं है। वह गुस्से से बोली, तुम्हारी मैनर्स कहाँ हैं? इतने सालों में तुम्हारे मास्टर और उन लोगों ने तुम्हें यही सिखाया? मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे बोलना है तो बोलो, लेकिन तुम लोग मुझे उस चोर के साथ एक ही टेबल पर बैठाकर खाना खिला रहे हो और फिर मुझसे मैनर्स पूछते हो? मेरी बात सुनते ही सनजी के आंसू उसके खाने में गिरने लगे। जुआंग चिंग चिंग ने उसे रोते देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाई। यह कैसी एटीट्यूड है तुम्हारी? ब्रदर सुंजी को पता था कि तुम लौटने वाले हो। उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदे हैं। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, जिसे बदल दिया गया था वह तुम नहीं थी। जिसे डस्टबिन में फेंक दिया गया था वह तुम नहीं थी। तुम्हें क्या पता कि कड़कड़ाती ठंड में सिर्फ एक पतला कपड़ा पहनकर रहना कितना पेनफुल होता है। मैं सड़कों पर भटकता रहा। कुछ लोग मेरा हाथ तोड़कर मुझे अपाहिज भिखारी बनाना चाहते थे। मैंने अपनी स्लीव ऊपर की। मेरे हाथ पर कई साफ और गहरे स्कार्स थे। कुछ देर पहले मेरे हाथ से जो स्पून बाउल में गिरा था वह भी इसी चोट की वजह से गिरा था। जुआंग चिंगिया का चेहरा थोड़ा बदल गया, मगर उसके मुंह से माफी के शब्द नहीं निकले। मैडम जुआंग शॉक्ड थीं। उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि बाहर मेरी जिंदगी इतनी बुरी रही थी। मिस्टर जुआंग के लिए भी अपना दुख छिपाना मुश्किल हो रहा था। बी फान, उन्होंने कहा, कल चिंगिया तुम्हें चेकअप के लिए लेकर जाएगी। कोई जरूरत नहीं, मास्टर पहले ही यह हाथ दिखा चुके हैं। हिल तो सकता है लेकिन इसके अलावा कुछ खास कर नहीं सकता। फिर मैंने जुआंग चिंगिया को देखा। इसलिए सॉरी सिस्टर, बचपन में मैं बस पेट भरने और जिंदा रहने की कोशिश करता था। किसी ने मुझे मैनर्स नहीं सिखाई। लोगों ने बस मुझे यह सिखाया कि सरवाइव कैसे करना है। मैं शायद आप लोगों के साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाने लायक नहीं हूं। मेरा हो गया। आप लोग खाना जारी रखिए, जुआंग चिंगिया ने धीमी आवाज में कहा। गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने पूरे टेबल पर नजर घुमाई। अगर मैं कहूं कि इस घर में या तो मैं रहूंगा या वह रहेगा, दोनों नहीं, तो जुआंग चिंगचिंग साफ तौर पर जवाब देना चाहती थी, मगर उसने मेरे हाथ के स्कार्स याद किए और चुप हो गई। मैडम जुआंग भी अब खामोश थी। तब मिस्टर जुआंग गंभीर स्वर में बोले, हमने सुंजी को 10 साल से ज्यादा समय तक पाला है। अगर अपना बायोलॉजिकल सन मिलने के बाद हम अडॉप्टेड सन को बाहर भेज दें तो बाहर की दुनिया जुआंग फैमिली के बारे में क्या सोचेगी? अगर तुम्हें सच में हमसे एक को चुनने के लिए कहना है। उनकी बात खत्म होने से पहले ही मैं उठकर चला गया। अगली सुबह मैं भूख से उठा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस घर में आने के पहले ही दिन मुझे पेट भरकर खाना भी नहीं मिलेगा। मैंने आंट वांग के खरीदे हुए नए कपड़े पहने। उन पर एक छोटी सी कैट बनी हुई थी। जब मैं बाहर निकला, घर के सभी लोग उठ चुके थे। जुआंग चिंगचिंग की नजर मेरे बाहर आते ही कपड़ों पर टिक गई। वह हंसी दबाने लगी। तुमने ये क्या पहन रखा है? मैंने कहा, नए हैं, इन पर कोई पैच नहीं है। किसी और ने पहले नहीं पहने हैं। प्रॉब्लम क्या है? उसकी हंसी तुरंत रुक गई। शायद उसे मेरी जिंदगी की बातें याद आ गई थीं, इसलिए उसने ऑकवर्ड होकर अपना फोन उठा लिया। ब्रेकफास्ट के बाद मैडम जुआंग ने मुझे 1 लाख युएन दिए और कहा कि जाकर कुछ कपड़े खरीद लूं। शायद सुबह वाली बात की वजह से जुआंग चिंगचिंग ने खुद मुझे शॉपिंग ले जाने की ऑफर दी। सुंजी एकदम से रुक गया। चिंगचिंग, आज तो तुम्हें मेरे साथ ऑर्डर्ड ज्वेलरी लेने जाना था, जुआंग चिंगचिंग ने आह कहा। उसकी नजर पहले मेरी तरफ फिर उसकी तरफ गई। आखिर में वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई। सॉरी ब्रदर सुंजी, बीफन अभी यहां नया है और उसका कोई फ्रेंड नहीं है। तुम अपने किसी फ्रेंड के साथ चले जाना। जुआंग चिंगचिंग कार लेने गैराज में चली गई।
अब मेन गेट पर सिर्फ मैं और सुनजी खड़े थे। उसकी रिस्ट पर एक चमकदार वॉच थी जो सनलाइट में शाइन कर रही थी। वह बोला, ब्रदर, आप भी एक वॉच खरीदना चाहते हैं? फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। छोड़ो, कुछ लोग पैदा ही रिच लोगों वाली जिंदगी एंजॉय करने के लिए नहीं होते। सही कह रहा हूं ना ब्रदर? मैंने सिर्फ उसे देखा और कोई जवाब नहीं दिया। वह मेरी नजरों से अनकंफर्टेबल हो गया। उसने बैड लक बुदबुदाया और चला गया। तभी जुआंग चिंगचिंग कार लेकर आई। उसने मुझे अभी भी गेट पर खड़े देखा तो शायद उसे कुछ याद आया। मेरी उम्मीद के खिलाफ वह कार से उतरी और मेरे लिए डोर खोल दिया। मैं अंदर बैठा और अपना दायां हाथ उठाकर बोला, मेरे पास अभी भी एक हाथ काम करने वाला है। वह तुरंत बोली, किसे फर्क पड़ता है? मुझे बस डर है कि तुम मेरी कार स्क्रैच कर दोगे। मॉल बहुत बड़ा था। कम से कम मेरी जिंदगी में मैंने कभी इतनी बड़ी जगह नहीं देखी थी। मैं एंट्रेंस पर खड़ा होकर कुछ देर इधर उधर देखने लगा। जुआंग चिंगचिंग ने इरिटेट होकर मुझे हल्का सा धक्का दिया। देखना बंद करो, जल्दी चलो। शॉपिंग के बीच में वह एक बार कहीं चली गई और मुझे स्टोर में अकेला छोड़ दिया। मैंने कुछ सस्ते कपड़े चुने और पेमेंट किया। फिर पास की एक शॉप से आंट वांग और बाकी लोगों के लिए लार्ज साइज मेंस और विमेंस क्लोथ्स खरीदे। थोड़ा सोचने के बाद मैंने बचे हुए पैसों से जुआंग फैमिली के हर मेंबर के लिए एक एक चीज भी खरीद ली। मैं मॉल के बाहर दोपहर के 2 बजे तक जुआंग चिंगचिंग का इंतजार करता रहा, लेकिन वह नहीं लौटी। मैंने पास की कन्वीनियंस स्टोर से 3 युएन की ब्रेड खरीदी और भूख मिटाई। शाम के 5 बजे आखिरकार एक कॉल आया। नंबर अनफेमिलियर था, फिर भी मैंने उठा लिया। ये मैडम जुआंग थीं। बीफान, सनाजी के पैर में चोट लग गई है, वह हॉस्पिटल में है। तुम अपने आप टैक्सी लेकर घर लौट आओ। मैंने धीमे से हम्मा कहा और कॉल काट दिया। मेरे फोन में जितने पैसे बचे थे वे मैंशन तक टैक्सी लेने के लिए काफी नहीं थे, इसलिए मैंने ड्राइवर से रास्ते में ही कार रोकने को कहा और बाकी रास्ता पैदल चल पड़ा। मैं भूखा था, प्यासा था और बुरी तरह थका हुआ था। जब मैं घर पहुंचा तब सब लोग वहां मौजूद थे, यहां तक कि मिस्टर जुआंग भी, जो आमतौर पर काम में बिजी रहते थे, घर पर थे। सनाजी ने मुझे आते देखा और गिल्ट भरी मुस्कान दी। सॉरी ब्रदर, मेरी वजह से चिंगचिंग तुम्हें लेने नहीं आ पाई। मैंने मॉम और डैड से कहा था कि उन्हें आने की जरूरत नहीं, मगर वे नहीं माने। लकीली सिर्फ पैर में मोच आई है, वरना मॉम डैड बहुत टेंशन लेते। ब्रदर, तुम पूरे दिन थक गए होगे, बैठो, ग्रेप्स खा लो। एक मेड ने मेरे हाथों से बैग्स लिए और हैरानी से बोल उठी, ये सर और मैडम के लिए गिफ्ट्स हैं और यंग मास्टर ऑफ यंग मिस के लिए भी। सब लोग हैरान रह गए। मैडम जुआंग मेरे पास आई, शॉपिंग बैग्स लिए और एक एक करके चीजें बाहर निकालने लगीं। सनाजी का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, शायद मेरे लिए कुछ नहीं होगा, है ना? कोई बात नहीं, ब्रदर मुझे पसंद ना करें, यह भी नॉर्मल है। मैडम जुआंग ने सारी चीजें बाहर निकाली। कुल 5 गिफ्ट्स थे, न कम न ज्यादा। सुनजी की मुस्कान वहीं जम गई। तभी मैडम जुआंग को कुछ याद आया। बीफान, तुम घर वापस कैसे आए? किचन वाली मेड ने मेरे पैर की तरफ इशारा किया। यंग मास्टर के पैर से खून निकल रहा है। मैंने नीचे देखा, मेरे शूज खून से लाल हो चुके थे। जुआंग चिंगचिंग तुरंत उठी और फर्स्ट एड बॉक्स लेने दौड़ी। जुआंग चिंगिया ने मुझे बैठाया और बहुत ध्यान से मेरा शू उतारने लगी, मगर मेरी सॉक खून और स्किन से चिपक चुकी थी। उसे हटाना मुश्किल था। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। मैंने खुद ही सॉक को अपनी स्किन से खींचकर अलग कर दिया। जुआंग चिंगिया ने यह देखकर भौहें सिकोड़ लीं। मैडम जुआंग ने डर कर मुंह ढक लिया। मेरे शू से खून बूंद बूंद करके नीचे गिर रहा था। जल्द ही फ्लोर पर खून का छोटा सा पडल बन गया। मैंने एंटीसेप्टिक उठाया और उसे सीधे वूंड पर डाल दिया। फिर बैंडेज लेकर पैर पर कुछ राउंड्स में बांध दिया। मेरा बायां हाथ कमजोर था, इसलिए बैंडेज बहुत मैसी बंधी। मैडम जुआंग और नहीं देख पाई। बीफान के लिए जल्दी डॉक्टर बुलाओ, बैंडेज मत बांधो, डॉक्टर का वेट करो। मैंने अपनी बैंडेज खुद पूरी कर ली। मैंने उनमें से किसी की तरफ नहीं देखा। जरूरत नहीं है, मैं टायर्ड हूं। इतना कहकर मैं रूम में चला गया। कुछ देर बाद नॉकिंग की आवाज से मेरी नींद खुली। बाहर से किसी की घबराई हुई आवाज आ रही थी। कहीं वह बेहोश तो नहीं हो गया? जल्दी डोर तोड़ो। मैंने मैडम जुआंग की आवाज पहचान ली। मैं लंगड़ाते हुए डोर तक गया और खोल दिया। मैडम जुआंग बाहर खड़ी थीं और उनके पीछे व्हाइट कोट पहने एक डॉक्टर था। बीफान, उठो और खाना खा लो। डॉक्टर को तुम्हारे पैर का वूंड भी दिखा देना। लिविंग रूम का माहौल काफी सीरियस था। जब मैं वहां पहुंचा तब भी बहस खत्म नहीं हुई थी। संजी की आंखें लाल थीं। मिस्टर जुआंग उसे डांट चुके थे। पहली बार जुआंग चिंगचिंग अपने बड़े भाई को डिफेंड नहीं कर रही थी। मुझे देखकर वह जल्दी से खड़ी हुई, लेकिन उसे समझ नहीं आया क्या कहे। तुम ठीक हो? मैंने उसे जवाब नहीं दिया। मैंने बस डॉक्टर से अपना पैर साफ कराकर बैंडेज करवा लिया। डिनर के बाद जुआंग चिंगचिंग लगातार मेरे आसपास घूमती रही। वह एक के बाद एक फ्रूट मेरे हाथ में पकड़ाती रही।
जब मैं चौथा बनाना खा चुका था तो मेरे सामने एक और पील्ड बनाना आ गया। मैंने झुआंग चिंग को देखा। तुम खुद खा लो। लेकिन उसने फिर भी बनाना मेरे हाथ में थमा दिया। आज के लिए सॉरी। मैंने जानबूझकर तुम्हें मॉल में नहीं छोड़ा था। मैं हॉस्पिटल मेडिसिन लेने गई थी, तभी ब्रदर सुंजी ने मुझे कॉल किया। उसने कहा कि वह घायल हो गया है, पर उसने बताया ही नहीं कि इंजरी कितनी सीरियस है। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तब पता चला कि उसके पैर में सिर्फ मोच आई है। ब्रदर सुंजी ने इंसिस्ट किया कि मैं वहां रहकर उसकी केयर करूं। मैं उसे हॉस्पिटल में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। ये कहकर वह मेरे रिएक्शन का इंतजार करने लगी। मैंने कहा, मैं तुम्हें फॉरगिव नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ब्लेम भी नहीं करता। मेरी बात सुनकर उसका सिर और नीचे झुक गया। मैंने पूछा, वह फोन कॉल क्या तुमने मैडम जुआंग से मुझे करने को कहा था? वह थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर सिर हिला दिया। उस घर में सिर्फ वही था जिसने मुझसे मेरा फोन नंबर पूछा था। कुछ दिन बाद मेरा पैर ठीक हो गया। मैडम जुआंग ने मुझे फिर पैसे ट्रांसफर किए और कहा कि इस बार वह खुद मुझे शॉपिंग करवाने चलेंगी। मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं चाहता हूं जुआंग चिंग मेरे साथ चले। जुआंग चिंग सोफे से उछलकर खड़ी हो गई। मैं ब्रदर बिफान के साथ जाऊंगी। इतना बोलकर वह सुंजी के काले पड़ चुके चेहरे की परवाह किए बिना गराज की तरफ भाग गई। जुआंग चिंग्या ने कहा, तो मैं और चिंग दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। चिंग छोटी है, वह रिलायबल नहीं है। सुंजी तुरंत बोल पड़ा, तो आज मुझे फॉलोअप चेकअप के लिए कौन ले जाएगा? मेरे पैर में अभी भी चोट है। तभी मैडम जुआंग को अपने दूसरे बेटे का ध्यान आया। सुंजी, मॉम तुम्हारे साथ चलेंगी। मुझे मॉम नहीं चाहिए, मुझे सिस्टर और चिंग दोनों चाहिए। यह बोलने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि मैडम जुआंग का चेहरा काला पड़ चुका था। जुआंग चिंग्या भी खुश नहीं दिख रही थी। मुझे तो तुम्हारा पैर ठीक ही लग रहा है, फॉलोअप की जरूरत नहीं है। अगर बहुत जिद है तो ड्राइवर के साथ चले जाना। सनजी की आंखों से गुस्से के आंसू निकल आए, मगर इस बार उसे कोई मनाने नहीं आया। मैंने मैडम जुआंग और जुआंग चिंग्या दोनों को मना कर दिया। मैं सिर्फ जुआंग चिंग को अपने साथ ले गया। कार में जुआंग चिंग खुशी से गाना गुनगुना रही थी। रेड लाइट पर कार रुकी तो उसने पॉकेट से एक चीज निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। लो ब्रदर, यह स्कार रिमूवल ऑइंटमेंट है। उस दिन मैं स्पेशली हॉस्पिटल से लेकर आई थी। इसे एक एक्सपर्ट ने बनाया है। प्राइवेट फॉर्मूला है और बहुत एक्सपेंसिव है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ, उसने कहा। तुम्हें पैसे चाहिए तो फैमिली से मांग सकते हो। मेरे पास ज्यादा नहीं है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं। मैंने उसे देखा। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? क्या तुम मुझे 2 लाख दे सकती हो? जुआंग चिंग कुछ पल के लिए रुक गई। फिर उसने बिना कोई सवाल किए अपना फोन निकाला और मुझे पैसे ट्रांसफर करने लगी। लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने ऑइंटमेंट ट्यूब पर लिखे हुए शब्दों को उंगली से साफ करते हुए पूछा, जुआंग चिंग, तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस लिए कितना समय हो गया? उसने जवाब दिया, 7 साल और 3 महीने। मैंने फिर पूछा, इस शनिवार क्या तुम अपने फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग पर जाने वाली हो? मैंने उससे कहा, मुझे पता है तुम लोग पहले ही प्लान बना चुके हो। मुझे यह भी पता है कि तुम 4 लोग जा रहे हो, लेकिन तुम मत जाना। जुआंग चिंग ने इस बार अनमने ढंग से कहा, ठीक है। मैंने उसके लिए एक ब्रेसलेट खरीदा और तभी उसका मूड अच्छा हुआ। घर लौटने पर वह खुशी खुशी मेरे खरीदे हुए सामान को अरेंज करने लगी। तभी जुआंग सनजी कटे हुए एप्पल्स की एक प्लेट लेकर आया। चिंग थक गई होगी, लो थोड़ा फ्रूट खा लो। जुआंग चिंग ने फोर्क से एप्पल का एक पीस उठाकर खुद खाया, फिर एक पीस मुझे भी दिया। थैंक यू ब्रदर सुंजी। लेकिन सुंजी वहीं खड़ा रहा। मैंने देखा कि उसके बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर पर एक छोटा बैंडेज लगा हुआ था। उसी पल मुझे समझ आ गया कि वह क्या करने वाला है, लेकिन जुआंग चिंग ने अभी तक कुछ नोटिस नहीं किया था। सुंजी ने फ्रूट प्लेट नीचे रखी और मुझे घूर कर देखा। मैंने उसे इग्नोर किया और अपने हाथ का एप्पल खाता रहा। तभी जुआंग सुंजी की नजर जुआंग चिंग की रिस्ट पर गई। वहां एक सस्ता सा ब्रेसलेट था। वह नकली हैरानी दिखाते हुए बोला, यह कहां का चीप सामान खरीद लाई हो और हाथ में पहन भी लिया? गंदा नहीं लगेगा? वह ब्रेसलेट सच में सस्ता था। जब मैंने जुआंग चिंग को वह ब्रेसलेट दिया था, मैंने नहीं बताया था कि उसकी कीमत कितनी है। उसने भी नहीं पूछा। उसने बिना किसी डिस्गस्ट के उसे अपनी रिस्ट पर पहन लिया था, अपने एक्सपेंसिव वॉच के बिल्कुल साथ। जुआंग सुंजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सावधान रहो, मेरे दिए हुए वॉच पर स्क्रैच लग जाएगा। यह बोलकर वह ब्रेसलेट उतारने ही वाला था कि जुआंग चिंग ने अपना हाथ तुरंत खींच लिया। यह ब्रदर बीफान ने मुझे दिया है, यह चीप नहीं हो सकता। सुंजी ने पूछा, अच्छा ऐसा है क्या? मैंने शांति से कहा, बहुत महंगा नहीं है, बस कुछ 100 युआन का है। कुछ 100 युआन का है तो भी मैं पहनूंगी। जुआंग चिंग ने कहा, ब्रोदर सनजी, आप चिंता मत करो। ब्रोदर बिफान मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सुंजी ने गुस्से से मुझे देखा। उसकी आंखों में जैसे शिकायत थी कि मैंने उसकी छोटी बहन छीन ली हो।
लेकिन वह शुरू से मेरी ही छोटी बहन थी। डिनर के दौरान जुआंग सनाजी ने इस सैटरडे जुआंग चिंग के हाइकिंग प्लान की बात निकाली। चिंग, क्या तुम मुझे भी साथ ले जा सकती हो? तुम लोग 4 लोग जा रहे हो, एक और चला गया तो क्या फर्क पड़ेगा? मुझे साफ समझ आ गया था कि वह क्या कर रहा है। वह देख चुका था कि मैं और जुआंग चिंग करीब आ रहे हैं, इसलिए वह हमारे बीच घुसना चाहता था। किसी ने कहा, तो बीफान को भी साथ ले चलो। जगह नहीं है, मैंने कहा। मैं नहीं जा रहा। जुआंग चिंग ने भी तुरंत कहा, हाँ, मैं भी नहीं जाऊंगी। इस सैटरडे मेरा दूसरा काम है। फिर उसने सनाजी की तरफ देखा। ब्रोदर संजी, अगर आपको जाना है तो मैं अपने फ्रेंड से बात कर दूंगी। संजी कुछ पल के लिए रुक गया। उसने मेरी तरफ देखा और उसके होठों पर एक जबरदस्ती की मुस्कान आई। तुम क्यों नहीं जा रही? यह प्लान तो पिछले हफ्ते से बना हुआ था। जुआंग चिंग ने कहा, बस जाने का मन नहीं है। सुनजी ने ताना मारा, कहीं ब्रदर बिफान ने अपनी फॉर्चून टेलिंग वाली चीजों से तुम्हें कोई बैड ओमेन तो नहीं बता दिया? धम! मिस्टर जुआंग ने चॉपस्टिक्स डाइनिंग टेबल पर पटक दिए। क्या यह सच है बिफान? आगे से घर में इन चीजों का नाम भी मत लेना। हम में से कोई इस नॉनसेंस पर विश्वास नहीं करता। फिर उन्होंने चिंग से कहा, चिंग, अगर तुम सैटरडे को हाइकिंग जाना चाहती हो तो जाओ। किसी बैड ओमेन या अनलकी प्रिडिक्शन पर भरोसा मत करना। ठीक है, चिंग ने कहा, लेकिन आप लोग ब्रदर बीफान को गलत समझ रहे हैं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने कहा, बताया है। सबकी नजर मेरी तरफ घूम गई। इस सैटरडे अगर जुआंग चिंग घर से बाहर निकली तो उस पर ब्लड डिजास्टर आएगा। मिस्टर जुआंग का चेहरा काला पड़ गया। अगर तुमने फिर ऐसी बात की तो मेरे घर से निकल जाओ। जुआंग सनाजी मैडम जुआंग के पास आकर बैठ गया, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर ही थीं। उसकी आंखों में जीत का कॉन्फिडेंस था, जैसे वह पूरी तरह श्योर हो कि अब मैं हार जाऊंगा। ऐसे माहौल में भी मैंने बिल्कुल शांत रहकर पूछा,